और जी सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें सुखराम चौधरी, सरवीन चौधरी, वो आपने डाला है कि जी, और हमारा कुक्का जी वो तत्कालीन मुख्यमंत्री को ओबीसी के हितों की पैरवी के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। हम उस समय 5 ओबीसी से संबंधित विधायक थे जी। 4 विधायक कांग्रेस पार्टी से थे और 1 विधायक बीजेपी से थे और 1 कांग्रेस पार्टी से पब्लिक आदर्श। और हमने वो ज्ञापन एक अपनी डिमांडों के लिए जिसमें हायर एजुकेशन में या 18% आरक्षण 27% आरक्षण के लिए या उसमें और एक मुद्दा हमने और भी जोड़ा था कि जब तक हमें मान लेते कि 27% आरक्षण मिल जाता है, लेकिन क्या एक मनरेगा में लगा हुआ मजदूर अपने बच्चे को उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे पाता है तो क्या उसको संरक्षण का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम चाहते हैं कि हमें एक समान शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त हो ओबीसी के लिए या सभी वर्गों के लिए। जो पिछड़े वर्ग है 80 वर्ग भी आता है सभी उनको आरक्षण है। लेकिन आज मुझे बताओ संरक्षण के तहत कितने लोगों को के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कितने इंजीनियर बन रहे हैं। देखिए जब तक गरीब व्यक्ति को एजुकेशन प्रॉपर उसका बेस नहीं बनेगा, वो उस कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं करेगा। ये तो मोदी सरकार ने राइट टू एजुकेशन दिया है। सुनिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन की आप मुझे बताइए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 90,000 आबादी है जी। 90,000 आबादी में लगभग 60,000 के लोग ओबीसी उसके समुदाय के लोग होंगे। अब जो मनरेगा में आप गांव में चले जाओ, गांव में जितने लोग मनरेगा में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, क्या उनके बच्चे हम लोगों की जब तक ये सोच नहीं बदले कि हम अपने बच्चों को बेलदार लगाएंगे, चपरासी लगाएंगे, प्लम्बर लगाएंगे, फिटर लगाएंगे, हम अपने बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं लगाएंगे? हम अपने बच्चों को इंजीनियर क्यों लगाएंगे? इस बार 14 में से 9 डॉक्टर आए हुए हैं, चाहे वो क्रीमिलेयर से आए हैं। उसमें अगर कोटे के तहत 750 पोस्टें थी हिमाचल प्रदेश में एनआईटी के द्वारा जो डॉक्टर्स की थी, उस समय हमें केवल 14 सीटें मिली हैं। देखिए सुनिए, ठीक है ना, मैं रिप्रेजेंट सभी लोगों को करता हूँ, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि एक मनरेगा में लगे मजदूर के अब हर बच्चा अनुज नहीं हो सकता है जो नशा में गया है, हर बच्चे का IQ तो उस लेवल का नहीं हो सकता है। हम जब तक अपने गरीब परिवारों के बच्चों को उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे पाएंगे और गरीब व्यक्ति कभी भी अच्छी एजुकेशन वो कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, उसको उस तरह की एजुकेशन नहीं दे पाएगा। इसलिए सबसे पहली लड़ाई मैंने कल मिंदर जी से भी कहा कि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमें कुछ न कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सरकार को झुकाना पड़ेगा कि इन बच्चों को, मैंने जो रेनबो स्कूल है नगोटा भगवान जहाँ पर इंग्लिश मीडियम सारा कराया जाता है, CBSE सिलेबस है, मैंने उनसे कहा कि आप हर साल 25 बच्चे ऐसे गरीब परिवारों को क्या अडॉप्ट करो जिनको आपको लगता है कि इनका IQ है। जब आप हर साल 25 बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, क्योंकि आप भी ओबीसी समुदाय से हैं, अब दे सकते हैं, अगर आपके पास 3,000 बच्चा है तो 25 बच्चे फ्री में पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जब 25 तो हर साल हमारे 25 बच्चे एक अच्छी एजुकेशन लेकर निकले, हमें इतनी उम्मीद होगी कि 25 नहीं तो 20-22 आपने बड़े डिप्लोमेटिक वे से जो सवाल पूछा था उसको टिंड कर उसका मैं दे रहा हूँ जवाब। उसका ये तो मैंने आपके बीच में कही, क्योंकि मैं भी ओबीसी समुदाय से संबंधित हूँ। ओबीसी समुदाय एक जाति विशेष का समुदाय नहीं है, उसमें 48 जातियां आती हैं, उसमें कुम्हार भी आएंगे, उसमें तरखान भी आएंगे, उसमें मैरे भी आएंगे, केवट भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, सभी आएंगे। इसलिए सबसे पहले तो ओबीसी को अलग से नहीं एक मुट्ठों के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है जब बात आएगी अधिकारों की तो एक समुदाय और बाकी लोग तो आप ओबीसी नहीं है। जब तक हम सब एक समान नहीं होंगे, हम सभी एक लोग इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये चीजें जो नहीं चलेंगी। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, हमने जयराम ठाकुर जी को एक बार नहीं दिया, हमने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था वहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी आए वहाँ पर, विद्यार्थी जी उनके साथ बैठ के वार्तालाप हुई, बहुत लंबी चौड़ी वार्ता हुई, और जयराम ठाकुर जी ने उनको कहा कि इसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी लाइए, कुछ न कुछ करना है इन लोगों को, क्योंकि ये भी समुदाय जो इस वंचित है। तो उन्होंने बोला, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, और एक बार ही 4 बार वो बातें हुई, लेकिन जहां पर जब ब्यूरोक्रेसी पंजाब के लोग यहाँ पर बैठे हैं दूसरे से, तब तक हम इन चीजों का फायदा, हमारे लोग एक आपकी इसके मांग पत्र में एक चीज जरूरी है कि जब चाहे कमीशन बने, कमीशन में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर या जो भी ओबीसी कमीशन बनेगा उसमें हमारे लोग शामिल होंगे, तभी उसका फायदा मिल पाएगा, वो हमारे हकों की उसमें राइट के लिए रखेंगे। लेकिन हम 4 बार मिले, जयराम ठाकुर जी ने हमारी बात तो सुनी। सुखराम जी से ओबीसी का डेलीगेशन आया था यहाँ पे सुखराम जी ने उनसे वो वहाँ खड़े रहे, उनको समय नहीं दिया मिलने, सीधे निकल गए यहाँ से। अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मिले नहीं उनसे, ठीक है। एक तरफ हम जयराम जी को पकड़ के खड़े हो जाते थे, ठीक, हमने लड़ाई लड़ी, हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और कुछ अन्य और जो नेता थे उनकी वजह भी इसमें कुछ रही है, जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। देखिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए कुछ लोगों को कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, लेकिन राइट तभी मिलेगा जब कुछ कुर्बानियां देंगे तो, ठीक है ना। और जहां तक आपकी बात है, हमने हमेशा ये बातें रखी हैं
और हम चाहते हैं कि देखिए इतने इतने बुजुर्ग लोग आए थे, वो लोग अपने लिए अपने आने वाली जनरेशन के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और पहली बार ओबीसी ने एक, अदरवाइज तो वैसे ऐसा नहीं, 4 नियर बाई की जो पंचायतें हैं, कम से कम यहाँ पर 1.5-2 लाख ओबीसी की प्रेजेंटेशन है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग 10-15 हजार लोग जो है, अगर हम थोड़ी और मेहनत करते तो ये सुनिए इस एक ग्राउंड में जगह नहीं बचनी थी, एक ग्राउंड नहीं, बाजार में जगह नहीं बचनी थी। एक तो वो बात थी। दूसरी बात, जब तक हम लोग इसके लिए प्रॉपर एक जो एक मैनेजमेंट कमेटी है उसका चयन नहीं करते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल लोगों को शामिल करना है, इतनी डिमांड की वजह हम अगर 5 डिमांडें अपनी रखेंगे जो जेन्युइन डिमांड्स होंगी, पार्क बनना है वो तो जब आपका कोई नेता बन जाएगा पार्क बन जाएगा, पार्क को आप इसमें क्यों डाल रहे हैं? ये ठीक है क्योंकि वो हमारे आदर्श रहे हैं, चौधरी हरिराम जी हमारे आदर्श रहे हैं कि, लेकिन कहने का मतलब जो सबसे जरूरी महत्वपूर्ण विषय हैं, जब तक हम उन विषयों को नहीं लेंगे तब तक ये चीजें पहले जब लड़ाई है तो सब बात है, बंदूक जाएगी क्या, बंदूक का गोली जाएगी, तोहफा लेने गोले मारे पल्ले नहीं होते, तोहफा करना गया। 30 तारीख को जो 20 सूत्रीय मांग पत्र उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से सरकार को भेजा गया, उसमें एक मांग ये भी थी कि नगरोटा में ओबीसी भवन बना है जी, और ओबीसी भवन बना है, वहाँ पे बना हुआ है, उसका आज बना हुआ है सवाल मैं पूरा सवाल कर देता हूँ। और लोगों ने मांगे की, उसमें जो एक मांग पत्र में मांग है कि उसका जो संचालन है वो ओबीसी समुदाय के ही हाथों में होना चाहिए, लोगों का संचालन नहीं होना चाहिए। देखिए आप गलत बोल रहे हैं, मैं इस चीज से जी मैं आपका क्या इसमें विरोध की राजनीति नहीं करने वाला हूं। क्या देखिए वो एक कीर चंबा पंचायत थी, कीर चंबा पंचायत से वो जमीन ली थी और उस जमीन को लेने के बावजूद ये कहा गया था कि ये चौधरी हरदयाल ओबीसी भवन का निर्माण होगा, ठीक है। और चौधरी हरदयाल ओबीसी भवन वहां पे बना, लेकिन चौधरी ओबीसी भवन और उसका जो आधा 50% जो पैसा उसकी इनकम होगी वो पंचायत के डेवलपमेंट कार्यों के लिए दी जाएगी और 50% उसके रख रखाव के लिए खर्च किया जाएगा, ठीक है। और जो ओबीसी के लोग हैं उसको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये थोड़ा बहुत जो अमाउंट है जो उसको कर रहे हैं। करोड़ों रुपया आज तक वहां पे संपत्ति अर्जित की गई, उसका पैसा, उसका कोई ऑडिट नहीं है, पहली बात तो ये। और वो पैसा केवल राजनीतिक, वो तो एक पंचायत की जमीन लेकर सरकारी धन को उसके ऊपर लगा करके उसका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। और उसमें हाई कोर्ट में गए हैं, ठीक है ना, वो हाई कोर्ट में भी केस, क्योंकि बोले धंधा सब कुछ होता ना, तो तू भी आज कई वर्ष हो गए हाई कोर्ट में चला है, वो उसका फैसला नहीं हो पाया। और लेकिन उसमें जो 70,000 रुपया शादियों में लिया जाता था, 50,000 रुपया लिया जाता था, 31,000 रुपया लिया जाता था, उस पैसे का हिसाब किसके पास? उस पैसे का हिसाब दिया जाए। वो पैसा करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा कौन खा गया? इस पैसे को राजनीतिक नेता खा गए, कौन उसका जिम्मेवार है उसके बारे में पूछना चाहिए और उसको तुरंत प्रभाव पे ओबीसी को अपने कब्जे में लेना चाहिए। और मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, 5 साल तक लड़ता रहा, विधानसभा प्रश्न लगाए मैंने, तब मुझे जवाब दिया था कि ये केस जो माननीय न्यायालय में बेचारा दीना है तो इसका सरकार जवाब नहीं दे पाई। सच्चाई बोलो, ठीक है। दूसरी बात पिछली बार ओबीसी की जहाँ तक हक की लड़ाई, तो मैं भी ओबीसी से हूं और मुझे दुख होता है कि बार मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का काम करा।